विद्यार्थियों, मित्रों, सहपाठियों और अभिभावकों, आप सभी का चंद्र एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की इस कक्षा में अपन मानव के जनन तंत्र में नर जनन तंत्र की बात करेंगे। लगातार अपनी यह श्रृंखला अनवरत रूप से जारी है और आप सभी दर्शकों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से लगातार मिलता रहे। तो चलते हैं, आज की इस कक्षा में अपन बात करते हैं नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र क्या होता है और इसमें किस तरह से इसकी प्रक्रिया चलती है, उस पूरी प्रक्रिया को आज की इस कक्षा में अपन बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर हमारे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्नों का सामना करते हैं और जिन्होंने ठीक से इस तंत्र को नहीं पढ़ा है वो अक्सर परीक्षा में प्रश्न गलत कर बैठते हैं। अगर आपने इस कक्षा को ध्यान से पढ़ा तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप आसानी से कोई प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कक्षा में सीधे टॉपिक पर। अपना टॉपिक है नर जनन तंत्र और नर जनन तंत्र में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डायग्राम बना रखा है। हालांकि ये डायग्राम इतना क्वालिटीफुल मैंने नहीं बनाया है, लेकिन अपने को वहां पर डायग्राम को नहीं चुनना है, अपने को केवल और केवल इस प्रक्रिया को समझना है। और हर व्यक्ति का डायग्राम बनाने का तरीका अलग हो सकता है। हो सकते हैं मेरे विद्यार्थी मेरे से भी अच्छे डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर पेंटर नहीं बनना है। अपन सबसे पहले बात करेंगे कि नर जनन तंत्र में प्रमुख रूप से कौन कौन से भाग शामिल होते हैं। उसके बाद अपन एक डायग्राम पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इन प्रत्येक पार्ट पर भी अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, अपना नर जनन तंत्र में सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है वृषण कोश। क्या होता है? वृषण कोश। उसके बाद आता है वृषण, उसके बाद शुक्रवाहिका आती है, उसके बाद अधिवसन, अधिवसन को इंग्लिश में एपिडिडाइमस कहते हैं। उसके बाद शुक्रवाहिनियां होती हैं जिसको वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। शुक्राशय उसको सेमिनल वेसिकल बोला जाता है। उसके बाद ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होती है, अलग अलग ग्रंथियां होती हैं और सीसन यानी पेनिस। ये मुख्य रूप से नर जनन तंत्र के भाग होते हैं। इन प्रत्येक पार्ट की चर्चा भी अपन इसी वीडियो में करने वाले हैं, तो आप अपनी आंखों की नजरें इस वीडियो पर लगातार बनाए रखें। उसके बाद अपन बात करते हैं इस डायग्राम पर। ये डायग्राम है, यह नर जनन तंत्र का डायग्राम है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में डायग्राम से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आपको यह भी पूछा जा सकता है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो वहां पर आपको इस तरह का डायग्राम एक बनाना होता है। अधिकांशतः हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं वो नर जनन तंत्र के इस डायग्राम को बनाने में गलती कर बैठते हैं। वो इसकी जगह अक्सर उस सर्जन तंत्र का जो डायग्राम है उसको बना बैठते हैं। लेकिन अपने को आज की इस कक्षा से ये सबक लेना है कि आगे से अगर कोई भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ अगर बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाए या सामान्य जो परीक्षा स्कूली लेवल की होती है उसमें भी अगर पूछा जाए तो अपने को ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में सबसे पहला पार्ट अपना क्या आता है? सबसे पहला पार्ट है वो है वृषण कोश। अब विद्यार्थियों, वृषण कोश क्या होता है? अब वृषण कोश क्या होता है? ये एक संरचना है जो वृषण के बाहर की ओर रहती है, यानी कि एक तरह का वृषण का आवरण है जिसको क्या कहते हैं? जिसको वृषण कोश कहते हैं। अब जो वृषण कोश होता है उससे वृषण जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? तो एक संरचना है यहाँ पर गुबर्नेकुलम। क्या है? गुबर्नेकुलम। ये टिश्यूज होते हैं। गुबर्नेकुलम टिश्यूज के माध्यम से वृषण वृषण कोश पर स्थित रहता है या वृषण कोश से जुड़ा रहता है, ये कह सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि वृषण वृषण क्या होता है? तो वृषण क्या होता है? ये मानव में नर के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक जनन अंग होते हैं। यानी कि जनन के लिए जो उत्तरदायी अंग है वो क्या होता है? नर में वृषण होते हैं, क्योंकि वृषण के माध्यम से ही शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है।
अब आगे देखो, वर्षण के बाद अगली बात आती है शुक्र वाहिकाएं। अब शुक्र वाहिकाएं क्या होती है, देखिए इधर बात आती है, ये है शुक्र वाहिकाएं। क्या है? शुक्र वाहिकाएं, जो किस पर है? वृषण पर। किस पर है? वृषण पर। और शुक्र वाहिकाएं और शुक्र वाहिकाओं के ऊपर, इधर देखो वृषण के ऊपर की ओर जो एक नलिकाकार कुंडली संरचना है, इसको बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? अधिवृषण, यानी कि एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। अधिवृषण होता है ना, वो वृषण से शुक्र वाहिकाएं क्या होती है, ये देखो, ये इधर इधर शुक्र वाहिकाएं। क्या है? शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाओं के द्वारा अधिवृषण है वो वृषण से जुड़ा रहता है। किसके द्वारा? शुक्र वाहिकाओं के द्वारा जुड़ा रहता है। और यहां से देखो, नीचे से प्रत्येक वृषण से एक शुक्र वाहिनी भी निकलती है। क्या निकलती है? एक शुक्र वाहिनी भी निकलती है। और वो होती होती कहां जाती है? इधर इधर शुक्राशय तक जाती है। क्या जाती है? वो जाती है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। यहां से देखो, एक इस वृषण से और एक इस वृषण से, ये दोनों वाहिनियां ऊपर की ओर जाती है। और ऊपर की संरचना में बात करें तो ये तो होता है मूत्राशय, इसको गाल ब्लैडर बोला जाता है। और यहां पर एक ये देखो, इधर क्या होता है? ये शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय, जो क्या करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और यहां पर इधर की होती है जो संरचना है दो, ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। इस पर भी अपन चर्चा करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या कार्य होता है। एक बार हल्का हल्का अपन डायग्राम पर थोड़ा देख लेते हैं कि डायग्राम की संरचना किस प्रकार की है, फिर अपन इन प्रत्येक पार्ट पर भी चर्चा करेंगे कि इनका क्या क्या कार्य है। उसके बाद इधर की ओर दो छोटी संरचना रहती हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको काउपर ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउपर ग्लैंड। और ये होता है आपका मूत्राशय। तो मोटा मोटी रूप से यहाँ पर देखा जाए तो जो भाग है, इन सभी भागों का अपन इस डायग्राम को मेंशन करने का प्रयास किया है। और कौन सा भाग कहां पर है, इन सभी को आप अच्छी तरीके से देखें। सबसे पहले बात होगी, ये क्या होते हैं? ये होते हैं वृषण। क्या होते हैं? वृषण। वृषण कितने होते हैं? वृषण होते हैं दो। इनको अंग्रेजी में टेस्टिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्टिस बोला जाता है। एक होता है वृषण कोश, जो वृषण का आवरण होता है। और वृषण कोश से किससे जुड़ता है? गुबर्नेकुलम टिश्यूज के माध्यम से। और ये भाग होता है दो, ये होता है पेनिस, सीसन बोलते हैं जिसको। और सीसन का जो आगे का भाग होता है, इसको सीसन मुंडिया ग्लांस पेनिस भी बोलते हैं। सीसन मुंडिया ग्लांस पेनिस भी बोला जाता है। उसके बाद वृषण के ऊपर अधिवृषण पाए जाते हैं। और अधिवृषण किससे जुड़े रहते हैं? शुक्र वाहिकाओं के द्वारा अधिवृषण जुड़े रहते हैं। उसके बाद आगे की बात करें कि प्रत्येक वृषण से एक शुक्र वाहिनी निकलती है। प्रत्येक वृषण से क्या निकलती है? एक शुक्र वाहिनी निकलती है। और शुक्र वाहिनी जाती है। और शुक्र यहां पर क्या आता है? यहां होता है शुक्राशय। क्या होता है? शुक्राशय। और शुक्राशय के नीचे की ओर यहां पर दो ग्रंथियां होती है, उनको बोलते हैं काउपर ग्लैंड। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? काउपर ग्लैंड। इसके साथ साथ बात करें तो एक ग्रंथि और होती है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कहां से होती है? एक यहां से, यहां से। ये क्या होती है? ये होती है, वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। जल्दी से आप इस डायग्राम को एक बार रफली नोट कर लें, उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से बना सकते हैं। आपको 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, फिर अपन वृषण क्या होता है इस पर भी चर्चा करेंगे। और वृषण के जो प्रत्येक पार्ट, जनन तंत्र के जो प्रत्येक पार्ट है उस पर भी चर्चा करेंगे। जल्दी से इस डायग्राम को नोट करना है, इसको आपको एक बार नोट नहीं करना है। ये वृषण है, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं।
आपने इस डायग्राम को बना लिया होगा। अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो अब चलते हैं इसके प्रत्येक भाग की ओर। अब सबसे पहला अपने पास भाग आता है, वो आता है वृषण कोश, जिसको इंग्लिश में स्क्रोटल सैक बोला जाता है। स्क्रोटल सैक वृषण कोश। देखिए वृषण कोश क्या होता है विद्यार्थियों? वृषण कोश एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें वृषण स्थित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस तापमान पर शुक्राणुओं का उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। इस कारण से वृषण है वो वृषण कोश में स्थित रहते हैं, क्योंकि वृषण कोश का तापमान मनुष्य के शरीर की तुलना में सामान्यतः 2 से 3 डिग्री कम होता है, इसलिए वहां पर आसानी से शुक्राणुओं का उत्पादन संभव हो जाता है। अब बात करते हैं वृषण कोश में वृषण किससे जुड़ा रहता है? तो वृषण कोश में जो वृषण होता है वो गुबर्नेकुलम संरचना के माध्यम से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? गुबर्नेकुलम संरचना के माध्यम से जुड़ा रहता है। अब सामान्यतः कई बार ये भी पूछा जाता है कि वृषण कोश में वृषण किस प्राणी में सामान्यतः वहीं स्थित रहते हैं और किस प्राणी में जनन के समय वृषण कोश में आ जाते हैं। तो मैं एक दो आपको उदाहरण बता देता हूं। जैसे बात करें मनुष्य हो गया, इसके साथ साथ बात करें सांड हो गया, इसके साथ साथ बात करें शेर हो गया, तो इसमें वृषण सामान्यतः वृषण कोश में ही रहते हैं। लेकिन जैसे लामा है, रोडेंट्स है, जैसे सुआ वगैरह है, उनमें वृषण होते हैं, वो वृषण कोश में जनन के समय जाते हैं। किस में जाते हैं? तो वो है एक तो जैसे लामा, किसमें? लामा, और एक किसमें? रोडेंट्स मतलब जैसे चूहा वगैरह प्राणी होते हैं ना, उसमें कब जाते हैं? इसमें जनन के समय वृषण कोश में जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है कौन सा? वृषण का। कौन सा आता है? वृषण का। तो दूसरे पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो वृषण क्या होता है? तो ये मैंने पहले ही बता रखा है कि वृषण मनुष्य में नर के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। ये लगभग सामान्यतः 4 से 5 सेमी लंबे होते हैं और 3 सेमी चौड़े होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अब वृषण की संरचना की बात करें तो ये जो मैंने संरचना है ये वृषण की पहले ही बना रखी है। और वृषण की संरचना की बात करें तो इसमें इस प्रकार की संरचना जो होती है उनको बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि सेमिनिफेरस नलिकाएं। सेमिनिफेरस नलिकाएं क्या करती है? ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्राणुओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है या शुक्राणुओं का निर्माण कौन करता है? तो वहां पर अक्सर सर्टोली कोशिका भी ऑप्शन होता है, लीडिंग सेल्स भी होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी होता है, इसके साथ साथ फॉलिकल ट्यूब्यूल दे सकता है, एक दो ऑप्शन कोई और भी दे सकता है। लेकिन अपने को याद रखना है कि शुक्राणुओं का जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, किसके द्वारा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, तो इस प्रकार की संरचना होती है बीच बीच में, जैसे ऐसी वो कोशिका होती है लीडिंग सेल। कौन सी होती है? लीडिंग सेल। लीडिंग का मतलब होता है स्रावन का कार्य करती है। अब नर में किसका स्रावन होगा? टेस्टोस्टेरोन। तो लीडिंग सेल होती है वो क्या करती है? लीडिंग कोशिकाएं विद्यार्थियों टेस्टोस्टेरोन, किसका? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावन किन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है? तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा? लीडिंग कोशिकाएं। कौन सा होगा? लीडिंग कोशिकाएं। उसके बाद एक और कोशिका आती है, उसका नाम है सर्टोली सेल। कौन सी? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या करती है? ये क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण देती है, यानी कि शुक्राणुओं की रक्षा करती है। एक तरह से रक्षा कैसे करेगी? क्योंकि उनको पोषण देगी। पोषण मतलब भोजन। शुक्राणुओं को पोषण देगी तो उसकी रक्षा करेगी। इस कारण सर्टोली कोशिकाओं को नर्स सेल या नर्स कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं को पोषण देती है, उनकी रक्षा करती है। इस कारण इनको नर्स कोशिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स कोशिकाएं। तो ये थी अपने वृषण से संबंधित चर्चा। आप इस डायग्राम को जल्दी से एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लें
और इन तीन कोशिकाओं को आप पॉइंट से अलग से भी नोट कर सकते हैं कि इन तीनों का कार्य क्या है। सेमिनिफेरस नलिकाओं का कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है शुक्राणुओं को पोषण देना। और लीडिंग कोशिका का कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना। किसका स्राव करना? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना। और सर्टोली कोशिकाओं को नर्स कोशिका भी या नर्स सेल भी बोला जाता है। मैं इस डायग्राम को यहां से रिमूव कर रहा हूं। अब चलते हैं अपन अगले भाग की और अगला भाग क्या है अपना? अगला भाग होते हैं जैसे यहां पर आ रहा है शुक्र वाहिकाएं। तो शुक्र वाहिकाएं क्या करती है? शुक्र वाहिकाएं देखो इधर, ये होता है वर्षण, ये वर्षण है। वर्षण के ऊपर ये क्या होता है? अधिवर्षण। अधिवर्षण को बोलते हैं एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस जो जुड़ता है ना वर्षण से, वो किसके माध्यम से जुड़ता है? शुक्र वाहिकाओं। किसके माध्यम से? ये शुक्र वाहिकाएं देखो, प्रत्येक शुक्र वाहिकाएं शुक्र वाहिकाओं के माध्यम से अधिवर्षण वर्षण से जुड़ता है। तो इसका कार्य क्या हो गया? अधिवर्षण को वर्षण से जोड़ने का कार्य कौन करती है? वो करती है शुक्र वाहिकाएं। उसके बाद अगली चर्चा आती है अपनी अधिवर्षण से संबंधित। तो अधिवर्षण क्या करता है? अब देखो शुक्र वाहिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं को कहां पहुंचाया जाता है? अधिवर्षण में पहुंचाया जाता है। कहां पहुंचाया जाता है? अधिवर्षण में पहुंचाया जाता है। और अधिवर्षण क्या करता है? अधिवर्षण शुक्राणुओं को संचयन के साथ साथ शुक्राणुओं का परिपक्वन भी यहाँ पर किया जाता है। यानी कि अधिवर्षण में शुक्राणुओं का संचयन किया जाता है, इसके साथ साथ शुक्राणुओं का परिपक्वन भी यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद अगली चर्चा आती है अधिवर्षण के बाद शुक्र वाहिनियां। बात करते हैं शुक्र वाहिनियों की। तो शुक्र वाहिनियां क्या होती है? तो शुक्र वाहिनियां क्या करती है? प्रत्येक वर्षण से एक एक शुक्र वाहिनी वर्षण कोश से शुक्राणुओं को उदर गुहा की ओर ले जाती है। कहां ले जाती है? उदर गुहा की ओर ले जाती है। अब उदर गुहा की ओर ले जाने के बाद क्या होगा? आगे क्या आता है? शुक्राशय। क्या आएगा? शुक्राशय। अब शुक्राशय क्या करता है? तो जो शुक्र वाहिनियां होती है वो शुक्राशय के साथ मिलती है और शुक्राशय के साथ मिलकर एक स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है विद्यार्थियों? किसका निर्माण करती है? स्खलन वाहिनी। ये निर्माण कौन करती है? ये करती है शुक्राशय और शुक्र वाहिनियां। शुक्राशय और शुक्र वाहिनियां दोनों मिलकर एक स्खलन वाहिनी का निर्माण करते हैं। उसके बाद बात आती है शुक्राशय में क्या होता है? तो शुक्राशय के द्वारा एक शुक्र दरु का निर्माण किया जाता है और जो शुक्र दरु क्या होता है? जो वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण करता है। यानी कि वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण शुक्र दरु के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो वो शुक्र दरु के द्वारा किया जाता है। और जो तरल क्या करता है? जो तरल होता है शुक्र दरु, वो शुक्राणुओं को तैरने के लिए माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं को तैरने के लिए माध्यम प्रदान करता है। उसके बाद बात आती है जैसे ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी ग्रंथि है? जैसे ग्रंथियों में बात करते हैं तो एक आती है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरी कौन सी आती है? काउपर ग्लैंड। इन दोनों का भी क्या कार्य है? इनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अब ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? एक आती है काउपर ग्रंथि। कौन सी है? काउपर ग्रंथि। और दूसरी है वो कौन सी है? वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि। अब प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य है और काउपर ग्रंथि का क्या कार्य है, इसकी भी चर्चा करनी जरूरी है। जो काउपर ग्लैंड होती है ना, वो क्या करती है? मूत्र मार्ग की जो अम्लीयता होती है उसको खत्म करती है। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता को खत्म करने का कार्य कौन करती है? तो वो करती है कौन सी? काउपर ग्लैंड। ये क्या करती है? मूत्र मार्ग की अम्लीयता खत्म। क्या करती है? मूत्र मार्ग कौन सा? जो शीशन वाला भाग है वही तो मूत्र मार्ग है।
यानी कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता, मूत्र मार्ग की अम्लीयता खत्म करने का कार्य कौन करती है? तो मूत्र मार्ग की अम्लीयता खत्म करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? वो काउपर ग्लैंड करती है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एक तरल सिर्फ द्रव का निर्माण करती है, यानी कि एक तरल द्रव का निर्माण करती है जो वीर्य के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है? जो वीर्य के निर्माण में सहायक होता है, सहायक होता है। उसके बाद बात आती है लास्ट और अंतिम पॉइंट। लास्ट और अंतिम पॉइंट कौन सा बचता है? जो अंतिम पॉइंट अपना रहता है वो रहता है सीसन। कौन सा रहता है विद्यार्थियों? वो रहता है सीसन। अब सीसन में क्या होता है, क्या प्रक्रिया है, इसकी भी अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सीसन क्या होता है? मूत्र मार्ग का जो अंतिम भाग होता है वो सीसन होता है। क्या होता है? अंतिम भाग सीसन होता है। अब सीसन में कुछ रिक्त अवकाश होते हैं। रिक्त अवकाश का मतलब कुछ खाली जगह होती है। सीसन में कुछ रिक्त अवकाश होते हैं और उन रिक्त अवकाश में रक्त का प्रवाह होता रहता है। क्या होता है? रक्त का प्रवाह होता रहता है। और लैंगिक उत्तेजना यानी कि सेक्सुअल टेंडेंसी के समय मूत्र मार्ग में रक्त के प्रवाह के कारण, जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन इसमें होगा तो ब्लड के सर्कुलेशन के कारण मूत्र मार्ग सीसन के आकार में भी वृद्धि देखी जाती है। लैंगिक उत्तेजना के समय सीसन में रक्त के प्रवाह के कारण सीसन के आकार में वृद्धि देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब बात आती है जो सीसन है ना, ये है सीसन। अब सीसन का जो आगे का जो फूला हुआ भाग होता है, आगे का जो फूला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं सीसन मुंड। क्या क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? सीसन मुंड, सीसन मुंड बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास पेनिस, ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। यानी कि सीसन का आगे का फूला हुआ भाग सीसन मुंड कहलाता है और जिसको इंग्लिश में ग्लांस पेनिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं। इस पर जो तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि सीसन मुंड पर तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन तेलीय ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? इन तेलीय ग्रंथियों को टाइसन ग्रंथियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन पर जो ग्रंथियां पाई जाती है ना, इन पर जो पाई जाती है ग्रंथियां, क्या पाई जाती है? ग्रंथियां, उनको बोलते हैं टाइसन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? टाइसन ग्रंथि, टाइसन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां होती हैं? टाइसन ग्रंथियां। सीसन मुंड पर टाइसन ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर अपन ने चर्चा की ना, यहाँ पर एक चर्चा ये आती है कि शुक्राणुओं में वीर्य के निर्माण में कौन सहायक होती है? तो एक तो अपने शुक्राशय था और एक कौन थी? प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ये दोनों ही वीर्य के निर्माण में सहायक होते हैं। किसके निर्माण में सहायक होते हैं विद्यार्थियों? वीर्य के निर्माण में। आप इसको जल्दी से नोट डाउन अगर नहीं किया है तो जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो छोटी सी चर्चा इस पर और कर लेते हैं आगे। अब क्या चर्चा है वो देखो आगे। कई बार हमारे विद्यार्थी अक्सर ऑफलाइन कक्षाओं में भी ये पूछते हैं कि सर वीर्य सेशन के समय कि वीर्य का कितना आयतन होता है, कितना, यानी कि एक बार में लगभग कितना वीर्य स्राव किया जाता है? तो लगभग 3 से 5 ml, कितना? 3 से 5 ml वीर्य का स्राव किया जाता है। एक बार में 3 से 5 ml वीर्य का स्राव किया जाता है। जो वीर्य होता है ना उसमें कई बार ये विद्यार्थी भी पूछते हैं कि
उसमें शुक्राणु कितने होते हैं? 1 2 4? नहीं विद्यार्थियों, इसमें लगभग करोड़ों यानी कि लगभग 40 करोड़, कितने? लगभग एक बार के वीर्य स्खलन में 40 करोड़ तक शुक्राणु पाए जाते हैं। कितने शुक्राणु पाए जाते हैं? 40 करोड़। कई बार विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि जो ये वीर्य होता है ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, इसकी पीएच क्या होती है? तो विद्यार्थियों जो वीर्य होता है ना, वीर्य की जो पीएच होती है वो लगभग 7.5 से 8 तक होती है, यानी कि 7.5 से 8 है तो सीधी बात है कौन सा है? क्षारीय है। और क्षारीय है मतलब कैसा क्षारीय? हल्का क्षारीय होता है। इसमें एक पॉइंट वीर्य में और इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखना, क्या होता है? वीर्य के अंदर एक शर्करा पाई जाती है। कैसी? एक शर्करा पाई जाती है जो मनुष्य के शरीर में केवल और केवल वीर्य में ही पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, केवल और केवल कहाँ? वीर्य में। वो कौन सी शर्करा है? तो मैं इधर से एक बार इसको हटा के यहाँ लिख देता हूं, इसी को हटा देता हूं। वीर्य में कौन सी शर्करा होती है? तो वीर्य में ये है वीर्य और इसमें एक शर्करा होती है, उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा? फ्रुक्टोज शर्करा। अब फ्रुक्टोज शर्करा से क्या होता है? जैसे लैंगिक उत्पीड़न के जो मामले होते हैं ना, उसमें फ्रुक्टोज शर्करा की उपस्थिति देखा जाता है। अगर फ्रुक्टोज शर्करा है, ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब वीर्य का स्खलन वहां पर हुआ है। इसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन ये भी होता है कि नर के शरीर से वीर्य का स्राव क्या कहलाता है? नर के शरीर से वीर्य बाहर आना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं स्खलन। क्या बोलते हैं? स्खलन। और एक होता है कि नर के शरीर से वीर्य को मादा के शरीर तक पहुंचाना क्या कहलाता है? नर के शरीर से वीर्य को मादा के शरीर तक पहुंचाना वीर्य सेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर्य सेचन। दो बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी, एक तो यह है कि नर के शरीर से निकलना स्खलन और नर के शरीर से मादा के शरीर तक पहुंचाना वीर्य सेचन कहलाता है। और कई बार क्या होता है, जैसे कैंसर संबंधी होते हैं ना, जैसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया, तो उस समय क्या होता है? वृषण को काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वृषण से जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो इस कैंसर को बढ़ाता है। इस कारण प्रोस्टेट कैंसर के समय वृषण को काट कर अलग कर दिया जाता है। अब इसको मैं एक बार यहां से मिटा रहा हूं और छोटी सी बात अपन ये भी कर लेते हैं कि किशोर अवस्था में शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था में शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इस डायग्राम को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। यहां पर लिख लेते हैं, हेडिंग आप भी लगा लेना, किशोर अवस्था के समय नर में शारीरिक परिवर्तन, नर में शारीरिक परिवर्तन, नर में शारीरिक यानी कि किशोर अवस्था जब आती है तो नर मनुष्य में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है। तो शरीर पर एक तो बालों का घना आवरण आ जाता है, नर में दाढ़ी मूछें आ जाती है, शुक्राणुओं का निर्माण अधिक शुरू हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है और यौवन के लिए विपरीत लिंग के समय, विपरीत लिंग के प्रति किशोर अवस्था में नर अधिक आकर्षित होते हैं। यानी कि जैसे ही किशोर अवस्था आती है तो जो नर मनुष्य होते हैं वो मादाओं के प्रति अधिक आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ शरीर सुडौल और मजबूत होना शुरू हो जाता है और हार्मोन का विकास भी लगातार बढ़ता जाता है, जिससे मनुष्य कई अनचाहे कार्य भी करने को मजबूर हो जाता है। तो सामान्यतः किशोरावस्था के समय नर में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन है, इनको आपने देखा होगा और अधिकांश तो यह जानते भी हैं कि क्या क्या होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक पॉइंट और भी रह जाता है, इसमें हार्मोन्स का जो स्राव होता है ना, वो कौन कौन से हार्मोन का इसका नियंत्रण कैसे होता है, इसकी चर्चा अपन
एक वीडियो में हार्मोन से संबंधित चर्चा करेंगे, वहां पर अपन नर और मादा दोनों के जो हार्मोनल नियंत्रण है इनकी चर्चा अपन एक छोटे वीडियो में अलग से करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हार्मोन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी एक कक्षा में क्लियर हो जाए। तो आज की ये कक्षा थी यहीं तक, क्योंकि आज की इस कक्षा में अपन ने नव जनन तंत्र से संबंधित सामान्यतः जो भी पॉइंट और जो भी प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा करने की अपन ने कोशिश की है। और मैं ये उम्मीद भी कर रहा हूं कि ये कक्षा आपको पूरी समझ में आई होगी अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, और अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो इस कक्षा को आप वापस एक बार देख लें, क्योंकि ये ऑफलाइन तो है नहीं कि वापस नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन में आप इसको बार बार वापस भी पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए एक फायदा है। अगर कक्षा अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको कक्षा से संबंधित कोई भी समस्या है, हो सकता है कक्षा में जल्दबाजी में कई बार मैं भी कोई वर्ड या कोई बात गलत बोल गया हूं, तो उससे संबंधित भी आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसके साथ साथ पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। और ध्यान रहे वीडियो को अपने सहपाठियों मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और आप अपने सोशल मीडिया स्टोरी पर भी इसको जरूर लगाएं, जिससे अधिक से अधिक भाई बंधुओं को बहनों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम पर आप अवश्य ज्वाइन हो जाएं। वहां पर भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देखने को मिलेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।